हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा योगदान है बुद्धिज्म का। और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में भी बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और लगभग सभी एग्जामिनेशन में बुद्धिज्म में क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो इसलिए हमारे लिए बुद्धिज्म पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बुद्धिज्म को। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म में देख लेते हैं कि आखिर बुद्धिज्म के राइज होने के क्या रीजन थे। क्योंकि जिस समय बुद्धिज्म का राइज हुआ उस समय में पहले से ही इंडिया में रिलीजन थी जो कि थी वैदिक रिलीजन। तो ऐसा जरूर होगा कि वैदिक रिलीजन में कुछ खामियां होंगी जिस वजह से बुद्धिज्म के राइज होने में मदद मिली, उसको हेल्प मिली। तो उन चीजों को सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला है वैदिक रिचुअल्स। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो वैदिक रिलीजन था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका था और उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे अर्ली वैदिक पीरियड के मुकाबले। तो जो वैदिक रिचुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ चुके थे वैदिक रिलीजन में, और ये जो होते थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और इसमें जो सेक्रीफाइसेस होते थे वो जो प्रिस्क्राइब किए गए थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते थे। इसलिए नॉर्मल पीपुल इन सेक्रीफाइसेस को नहीं कर पाता था। और इसके साथ साथ ये जो रिचुअल्स थे या फिर वैदिक रिलीजन ही हम कह सकते हैं, उसने अपने ओरिजिनल मीनिंग को खो दिया था। इसलिए लोग खुद को वैदिक रिलीजन से दूर पाते थे और वैदिक रिचुअल से दूर पाते थे। तो एक तरह से इसने हेल्प किया बुद्धिज्म के राइज होने में, क्योंकि वैदिक रिलीजन से लोग दूर होने लगे और एक नया रिलीजन आया बुद्धिज्म और उसको वो इम्ब्रेस करने लगे। इसके बाद आता है रीजन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है बुद्धिज्म के राइज होने में, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस प्राप्त नहीं थे। वो वैदिक रिचुअल्स नहीं कर सकते थे या फिर पूजा में या फिर ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो उनका एक रिएक्शन भी हम कह सकते हैं वैदिक रिलीजन के खिलाफ था कि वो बुद्धिज्म को इम्ब्रेस करने लगे। इसके बाद आता है सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। तो आप जानते हैं वैदिक रिलीजन में ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी और सोसाइटी में लगभग हर चीज के लिए ब्राह्मण्स की परमिशन लेनी होती थी। तो एक तरह से जो अदर तबके थे, दूसरे तबके थे सोसाइटी के, उनका एक रिएक्शन था इस चीज पर कि हर चीज में ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी है। और इसने सोसाइटी में काफी ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट किया था और लोग इस जो सेटअप थी इस सेटअप को तोड़ना चाहते थे और इससे दूर जाना चाहते थे। इसलिए बुद्धिज्म ने एक अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड की और लोग बुद्धिज्म की ओर मुड़ने लगे। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लैंग्वेज। तो जो उस समय की नॉर्मल पीपल थे वो लैंग्वेज यूज करते थे पाली लैंग्वेज बातचीत करने के लिए यूज किया करते थे। और जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वैदिक रिलीजन के वो सारे लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज में। इस वजह से जो नॉर्मल पीपल था, जो नॉर्मल व्यक्ति था, वो वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाता था, उसे समझ नहीं पाता था। इन चीजों के लिए भी जाना पड़ता था उसे ब्राह्मण्स के पास। तो इस तरह से वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था वैदिक रिलीजन में और जो नॉर्मल पीपल थे इसमें। तो इस वजह से इन चीजों ने काफी ज्यादा रोल अदा किया बुद्धिज्म के राइज होने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा बुद्धिज्म के राइज होने से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्धा के लाइफ के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो कि जिन नामों से उन्हें बुलाया जाता है। तो वो है शाक्य मुनि भी उन्हें कहा जाता है, जिन भी कहा जाता है, तथागत, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद है सिद्धार्थ, जो कि उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करके रखें। और इसके बाद उनके पर्सनल लाइफ। तो उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में नियर कपिलवस्तु, जो कि आज नेपाल में आता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर करें क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी वन। कब उनका जन्म हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और किस ईयर में? तो 563 बीसी में। तो यहाँ पर हमने एक इमेज बनाया है और इस इमेज के जरिए सब चीज आपको हम एक जगह पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं और उनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनके कई सारे और नाम थे जैसे शाक्य मुनि, तथागत और लाइट ऑफ एशिया। उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है तो वो है
गौतम बुद्धा, उसका आंसर होगा गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, जो कि आज नेपाल में आता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। अब उनके फैमिली के बारे में हम देख लेते हैं। उनके फैमिली में जो उनके फादर थे सुधोधन, वो एक शाक के रूलर थे, और जो गौतम बुद्धा थे वो खुद एक प्रिंस थे। और उनकी जो माता थी माँ महामाया, उनकी माँ का नाम था महामाया, और वो कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। पिताजी थे सुधोधन और वो शाक के रूलर थे, राजा थे, और उनकी माता महामाया कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। और उनकी माता जो थी महामाया, उनकी मौत हो गई थी गौतम बुद्धा के जन्म के 7 दिनों के बाद। गौतम बुद्धा के जन्म के 7 दिनों के बाद गौतम बुद्धा की माँ की मृत्यु हो गई थी। और उन्हें पाल पोस कर, यानी गौतम बुद्धा को पाल पोस कर बड़ा किया था उनकी सौतेली माँ, यानी कि स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनकी माँ का क्या नाम था, तो महामाया, और उन्हें किसने पाल पोस कर बड़ा किया था, तो प्रजापति गौतमी। और उनकी शादी हुई थी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ। यशोधरा उनकी वाइफ का नाम था। और इसके बाद वो करीब 13 वर्षों तक अपने मैरिड लाइफ को उन्होंने एंजॉय किया। और इसी बीच उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। राहुल उनके बेटे का नाम था। तो ये कुछ उनके फैमिली से रिलेटेड फैक्ट्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक इमेज बनाया है। गौतम बुद्ध देखिए गोद में बैठे हुए हैं और उनकी माँ उन्हें गोद में लिए हुए हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माँ का नाम महामाया और वो कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। फादर सुधोधन और वो शाक के रूलर थे। और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी ऑन्ट और स्टेप मदर थी। इसके बाद उनकी शादी हुई थी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ, और उनके बेटे का नाम था राहुल। उनके बेटे का नाम था राहुल। तो ये फैमिली से रिलेटेड फैक्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि गौतम बुद्धा जो थे, उन्होंने अपने लाइफ के एक पड़ाव पर कुछ सीन्स देखे थे, जिसको देखकर उन्होंने अपने नॉर्मल रॉयल लाइफ को त्याग दिया और वांडर बनने का डिसीजन लिया। तो आखिर वो 4 चीजें क्या थी? तो सबसे पहले उन्होंने देखा था ओल्ड मैन को, बूढ़ा आदमी, फिर सिक मैन यानी बीमार आदमी, कॉर्प्स एक लाश, और एसेटिक एक साधु। और इन चारों सीन्स को देखने के बाद, इन चारों व्यक्तियों को देखने के बाद उन्होंने वांडर बनने के बारे में सोचा और बाद में वांडर बनने का डिसीजन लिया। एक दिन वो घूमने निकले थे, इसी दौरान उनके सामने ये चारों दृश्य आ गए थे। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी आया, ओल्ड मैन। उसके बाद एक सिक मैन, बीमार आदमी। उसके बाद एक कॉर्प्स, लाश, और एक एसेटिक। इन 4 सीन्स को देखने के बाद उन्होंने अपने घर को त्याग दिया ताकि वो ज्ञान की तलाश में निकल सकें, सर्च ऑफ नॉलेज। और उन्होंने अपने घर को त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में अपने सारथी यानी चैरिटियर छन के साथ, और अपने फेवरेट हॉर्स जिसका नाम था कंथक। इन दोनों के साथ उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। बुद्धा ने अपने घर को छोड़ा था ज्ञान की तलाश के लिए, सर्च ऑफ ट्रूथ के लिए। और इस इवेंट को, यानी गौतम बुद्धा के लाइफ के इस इवेंट को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। तो ये जो महाभिनिष्क्रमण है, उनके लाइफ के जो 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनमें से एक है महाभिनिष्क्रमण या फिर ग्रेट रिनंशिएशन। और इसके बाद वे करीब 6 वर्षों तक वांडर की तरह घूमते रहे। और इसी दौरान वो सबसे पहले उन्होंने मेडिटेशन की शुरुआत की अपने पहले गुरु अलार कलाम के साथ। अलार कलाम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलार कलाम उनके फर्स्ट टीचर थे, फर्स्ट टीचर। इसे नोट कर लें और इसे याद जरूर कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बात ये है कि वो अलार कलाम के, यानी गौतम बुद्धा अलार कलाम के वे से, यानी मेडिटेशन के वे से सेटिस्फाइड नहीं थे, और इसलिए उनका साथ गौतम बुद्धा ने छोड़ दिया। इसके बाद उनके नेक्स्ट टीचर हुए उद्रक रामपुत्र। इनके साथ उन्होंने फिर मेडिटेशन सीखा। इसके बाद 5 एसेटिक्स, 5 साधुओं का साथ उन्हें मिला। वो साधु थे कोंडन, वप, भदिया, महानाम और असागी। इन 5 साधुओं के साथ वो मेडिटेशन करने लगे, जो कि पहले से ही मेडिटेशन कर रहे थे। तो वो यहाँ पर हमने नाम उनके लिख रखे हैं। जो 5 साधु थे वो थे
कोंडन, वप, असागी, महानाम और भदिया। इसके बाद 6 सालों तक खुद को टॉर्चर करने के बाद, क्योंकि वो मेडिटेशन करते रहते थे कई कई दिनों तक, फिर खाना नहीं खाते थे, इन सब एक तरह से वो खुद को टॉर्चर कर रहे थे। तो खुद को 6 वर्षों तक टॉर्चर करने के बाद वो कुछ नहीं बचे, सिर्फ एक उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची हुई हैं। 6 वर्षों तक इस तरह से मेडिटेशन करने के बाद उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये जो मैं फास्ट और पेनेंस करता हूँ ये सभी यूजलेस हैं। इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को अबैंडन कर दिया और उनके साथ साथ जो 5 डिसाइपल्स थे उन्होंने भी गौतम बुद्धा को छोड़ दिया और वो अपने रास्ते पर चले गए, क्योंकि वो उन चीज़ों में बिलीव करते थे। इसके बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ या फिर इनलाइटमेंट। यह भी गौतम बुद्धा के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जो कि 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनमें से एक। उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था 35 की उम्र में। उर्वेला एक जगह है गया के पास, वहां पर मगध, उस समय का मगध आज का बिहार, अंडर पीपल ट्री के नीचे गया में, उर्वेला में 35 वर्ष की उम्र में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यहां देख सकते हैं, हमने इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, याद कराने की कोशिश की है। उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था 35 की एज में। 35 की एज में निर्वाण प्राप्त हुआ था 49 डेज के मेडिटेशन के बाद, और जगह थी उर्वेला गया बिहार। और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे। और इसके बाद उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, यानी अपना जो पहला स्पीच दिया था, ज्ञान दिया था सारनाथ में डियर पार्क में अपने 5 डिसाइपल्स को। और इस इवेंट को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी उनके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो यहां देख सकते हैं गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं और अपने 5 डिसाइपल्स को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो वो 5 डिसाइपल्स थे कोंडन, भदिया, वप, महानाम और असागी। इन 5 डिसाइपल्स को उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था। जगह था सारनाथ में डियर पार्क, और इस इवेंट को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसे डिनोट किया जाता है व्हील से इस लाइफ के इवेंट को डिनोट किया जाता है। उनके फर्स्ट 5 डिसाइपल्स को तो हमने देख लिया, उनके नाम को हम फिर से देख लेते हैं। कौंडन, भद्रिका, वष्प, महानाम, अश्वजीत, उनके फर्स्ट 5 डिसाइपल्स को तो हमने देख लिया, अब उनके नाम को हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं कौंडिन्य, भद्रिका, वष्प, महानाम और अश्वजीत, तो यहाँ देख सकते हैं वो नाम और ये नाम काफ़ी डिफर कर रहे हैं, क्योंकि कई डिफरेंट टेक्स्ट में उनके नाम अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। जैसे कि कौंडन, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, वो पाली में लिखा गया है। वदिया, वप, महानाम, ये सब पाली में लिखे गए हैं, और यहाँ पर ये जो नाम है ये संस्कृत टेक्स्ट में लिखे गए हैं। तो इसलिए नाम में आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि नाम कई बुक्स में अलग अलग लिखे गए हैं उनके सोर्स के हिसाब से। इसके बाद उन्हें महापरिनिर्वाण, यानी गौतम बुद्धा को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, और ये भी उनके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। और ये कुशीनगर आज के विलेज कसिया विलेज है यूपी में, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, उससे आइडेंटिकल है। तो ये कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये भी आप याद कर ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेट 483 में बीसी में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। एट द एज ऑफ 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी मल्ल रिपब्लिक में। तो कई फैक्ट्स हैं उनके महापरिनिर्वाण के साथ रिलेटेड, जैसे कुशीनगर
483 BC, 80 ईयर्स, 80 वर्ष की उम्र में। और इसके बाद मल्ल रिपब्लिक, उस समय वहां पर मल्ल रिपब्लिक थी। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत हुई थी पॉर्क खाने की वजह से, जो कि उनके एक डिसिपल चुंद द्वारा उन्हें दी गई थी पावपुरी में। तो यहाँ देख सकते हैं इमेज के थ्रू, इसे भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है, याद कराने की कोशिश की है। कुशीनगर जगह है देवरिया यूपी में, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में यूपी में। उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में 483 BC में, कुशीनगर देवरिया ऑफ यूपी। और उनके जो लास्ट वर्ड्स थे ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके, स्ट्राइव डिलिजेंटली। तो ये उनके फाइनल ब्लोइंग आउट वर्ड्स थे, यानी कि परिनिर्वाण। तो इसके लिए भी हमने इमेज बनाया है, ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके, स्ट्राइव डिलिजेंटली। इसके बाद उनके बॉडी को क्रीमेट किया गया था और उनके एसेस को डिवाइड कर दिया गया था, उनकी जो कि बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स में। और अब हम देख लेते हैं उनके लाइफ के, यानी गौतम बुद्धा के लाइफ के ग्रेट इवेंट्स और उनके सिंबल्स को। तो उनका जो बर्थ है, गौतम बुद्धा का जन्म, गौतम बुद्धा के जन्म को डिनोट किया जाता है लोटस एंड बुल से। गौतम बुद्धा के जन्म को डिनोट किया जाता है लोटस एंड बुल से। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर इमेज है, लोटस और एक बुल है। इसके बाद है ग्रेट रिनंशिएशन, यानी जब वो अपने घर को छोड़कर गए थे, उसे डिनोट किया जाता है हॉर्स से। और इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, और इसका सिंबल है हॉर्स। इसके बाद है निर्वाण, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसे डिनोट किया जाता है बोधि ट्री से। तो यहाँ देख सकते हैं एक बोधि ट्री है, बोधि ट्री से निर्वाण को डिनोट किया जाता है। और इसके बाद है फर्स्ट सरमन, जब उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था। और इसे डिनोट किया जाता है धर्म चक्र या फिर व्हील से, धर्म चक्र या फिर व्हील से। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक धर्म चक्र है या फिर व्हील है। और इस इवेंट को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद परिनिर्वाण या फिर डेथ, परिनिर्वाण या फिर डेथ, इसे महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। और इसे डिनोट किया जाता है उस स्तूप से परिनिर्वाण को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक स्तूप बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए थे, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, उनके बारे में कुछ डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो जो बुद्धा थे, गौतम बुद्धा, उनके मरने के बाद करीब 4 बार बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो गैदर हुए बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करने के लिए। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे, इनका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा बुद्धिज्म पर, जो कि आज हम देखते हैं, आज के बुद्धिज्म पर काफी ज्यादा प्रभाव है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में 483 BC में राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और इस काउंसिल के चेयरमैन थे महाकश्यप। और इसके रॉयल पैटर्न थे उस समय के किंग अजात शत्रु। तो यहां देख सकते हैं, इसके लिए भी हमने इमेज बनाया है। इमेज में है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हो रहा है 483 BC में। सप्तपर्णी केव एक जगह है राजगृह में, वहां पर यह हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि राजगृह में किस जगह पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो जगह था सप्तपर्णी केव में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और ये जो इवेंट था, इसके रॉयल पैट्रन थे अजात शत्रु, और इस इवेंट के चेयरमैन थे महाकश्यप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसी में यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही सुत पितक और विनय पितक का निर्माण हुआ था आनंद और उपाली के द्वारा, जो कि उनके डिसाइपल्स थे। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुआ था 383 BC में, यानी करीब उसके जस्ट 100 ईयर्स बाद वैशाली में। वैशाली भी बिहार में पड़ता है। और इसके चेयरमैन थे शब्बा कमी इसके चेयरमैन थे। और रॉयल पैट्रोनेस था शिशुनाग डायनेस्टी के कालसोक का। यहाँ पर इसके लिए भी इमेज है। तो इसे देखिए
यहाँ पर हमने छोटा सा ट्रिक बनाया जिससे आप इसे सिंपली याद कर सकते हैं। शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी का किंग था कालशोक। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से 2 की फॉर्म में एक नाग बैठा हुआ है, 2 की फॉर्म में एक नाग बैठा हुआ है और उसमें पेट्रोन है कौन, कालशोक। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में पेट्रोन था कालशोक और उसके चेयरमैन थे इस यानी कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के सब्बा कमी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जो फॉलोअर्स थे वो डिवाइड हो चुके थे महासंघिकाज और सतमिर्माधिन्स में। और इसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था पाटलिपुत्र में 250 बीसी में, 250 बीसी में। और इसके चेयरमैन थे मोगालीपुत्ता तीसा, मोगालीपुत्ता तीसा। और रियल पेट्रोनेस था अशोक का, अशोका द ग्रेट। और इसी में यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जो थर्ड पार्ट था त्रिपिटक का वो लिखा गया था पाली लैंग्वेज में। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में 250 बीसी, चेयरमैन मोगालीपुत्ता तीसा और रॉयल पेट्रोनेज अशोका द ग्रेट का। इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में 72 एडी में। और इसके चेयरमैन थे वाशुमित्र और रॉयल पेट्रोनेज था कनिष्क का। कनिष्क के रॉयल पेट्रोनेज के अंदर ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष, इस इवेंट के वाइस चेयरमैन अश्वघोष। और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे, महायान और हीनयान। महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म में डिवाइड हो चुका था बुद्धिज्म रिलीजन। तो यहां देख सकते हैं इमेज में कश्मीर है जहां पर काफी ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। और ये पेड़ किस रूप में, 4 की शेप में है, 4 की शेप में है। और यहाँ क्या हो रहा है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ भी देख सकते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है। और इसके चेयरमैन थे वाशुमित्र, वाइस चेयरमैन अश्वघोष, किंग कनिष्क, रॉयल पेट्रोनेज। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कुंडल वन में। और देख लेते हैं हम महायान और हीनयान में डिफरेंस। महायान में आइडल वर्शिप किया जा सकता है और महायान में बुद्धा को एज अ आइडल वर्शिप किया जाता है। और ये पॉपुलर हुआ है चीन, जापान, कोरिया और अफगानिस्तान में। तो आप देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थ रीजन में महायान बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ है। और इसके साथ साथ टर्की और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी। और जो हीनयान है, हीनयान में आइडल वर्शिप अलाउड नहीं है। और ये पॉपुलर हुई थी मगध और श्रीलंका और इंडिया के साउथ के रीजन में। ये बहुत ही सिंपल है इसे याद करना कि महायान ऊपर, हीनयान नीचे, क्योंकि हीनयान पॉपुलर हुई थी साउथ में और महायान नॉर्थ में। अब हम देख लेते हैं 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। 8 फोल्ड पाथ जो है बुद्धिज्म का वो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, विजडम, मोरल डिसिप्लिन और मेंटल डिसिप्लिन। तो विजडम में है राइट फेथ, राइट थॉट। मोरल डिसिप्लिन में राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट स्पीच। इसके बाद मेंटल डिसिप्लिन में राइट एफर्ट, राइट रिमेम्बरेंस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो ये 8 फोल्ड पाथ है, राइट फेथ, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट स्पीच, राइट एफर्ट, राइट रिमेम्बरेंस और राइट कंसंट्रेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो नॉर्मल बुद्धिस्ट लिटरेचर, मैक्सिमम बुद्धिस्ट लिटरेचर वो लिखे गए हैं पाली लैंग्वेज में। और इसके लिए कॉमनली रेफर किया जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर को त्रिपिटक में, क्योंकि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है त्रिपिटक। इसे 3 फोल्ड बास्केट भी कहा जाता है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक ये पाली टेक्स्ट है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में
रूल ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में रूल्स ऑफ डिसिप्लिन बताया गया है। सुत्त पिटक में बुद्धा के जो सरमन्स थे उनका एक ये कलेक्शन है और ये सबसे बड़ा है इन तीनों में। और इसके बाद है अभिधम पिटक, ये एक्सप्लेन करता है फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन के जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको ये एक्सप्लेन करता है। इसके बाद जो दूसरे अदर लिटरेचर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अदर लिटरेचर्स हैं उनमें है महावंश और दीपवंश, दीपवंश और महावंश, ये रिलेटेड है श्रीलंका से और ये उस समय के श्रीलंका के बारे में जानकारी देते हैं मोस्टली, और ये लिखे गए हैं श्रीलंका में। तो ये श्रीलंका में बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट हैं। और इसके बाद कई और टेक्स्ट हैं जैसे कि जातक, और ये हमें गौतम बुद्ध के डिफरेंट बर्थ्स के बारे में बताता है। और इसके बाद जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं उनके जो फंडामेंटल्स हैं उनको कंटेन किया गया है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में। इसके बाद हम देख लेते हैं संस्कृत लिटरेचर्स, संस्कृत लिटरेचर्स जितने लिखे गए हैं बुद्धिज्म रिलीजन के लिए वो है बुद्ध चरित्र, सूत्र अलंकार, सौंदरनंद और वज्र सूची। ये 4 टेक्स्ट हैं जो कि लिखे गए हैं अश्वघोष द्वारा। बुद्ध चरित्र, सूत्र अलंकार, सौंदरनंद और वज्र सूची ये लिखे गए हैं अश्वघोष के द्वारा। इसके बाद बुद्ध घोष, बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया है विशुद्धम्माग, अथ कथयेन, सुमंगल वासिनी, ये 3 टेक्स्ट लिखे गए हैं बुद्ध घोष द्वारा। और इसके बाद है नागार्जुन, नागार्जुन ने लिखा है मध्यमिका करिका और प्रजन्मिता करिका। और इसके बाद है वासुमित्र, वासुमित्र ने लिखा है महाविभा शास्त्र, महाविभा शास्त्र। और इसके बाद लास्ट टेक्स्ट है वो है मिलिंद पन्हो, बुद्धिस्ट लिटरेचर मिलिंद पन्हो जो है उसमें डायलॉग बिटवीन मिलिंद और जो कि जिसे मिनांडर भी कहा जाता है और बुद्धिस्ट सेंट नागसेन, इनके बीच जो डायलॉग हुआ था उनको लिखा गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर मिलिंद पन्हो, डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट नागसेन। तो यहाँ देख सकते हैं मिलिंद और नागसेन आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इनके बातचीत का जो कंपाइलेशन है वो है मिलिंद पन्हो। तो ये था हमारा वीडियो बुद्धिज्म से रिलेटेड। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।